नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। विकसित देशों के समूह G7 का शिखर सम्मेलन जर्मनी में शुरू। प्रारंभिक घोषणाओं में जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए विकासशील देशों को $6 खरब की ढांचागत सहायता की घोषणा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जर्मनी के म्यूनिख में भारतीय समुदाय को संबोधित किया। राष्ट्र की सफलता में प्रवासी भारतीयों की सराहना करते हुए उन्हें भारत के ब्रांड एम्बेसडर की तरह काम करने की सलाह दी। प्रधानमंत्री मोदी ने G7 शिखर सम्मेलन के अवसर पर म्यूनिख में अर्जेंटीना के राष्ट्रपति अल्बर्टो फर्नांडीज से वार्ता की। महाराष्ट्र में शिवसेना के शिंदे गुट ने असंतुष्ट विधायकों को अयोग्य ठहराने के विधानसभा उपाध्यक्ष के नोटिस को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने राज्य के पुलिस प्रमुख से असंतुष्ट विधायकों के घर परिवार को समुचित सुरक्षा प्रदान करने को कहा। अहमदाबाद की एक अदालत ने झूठे सबूत पेश करने और षड्यंत्र रचने के आरोप में एनजीओ कार्यकर्ता तीस्ता सिंह तलवाड़ और गुजरात के पूर्व पुलिस महानिदेशक आरबी श्रीकुमार को 2 जुलाई तक पुलिस हिरासत में भेजा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज उत्तर प्रदेश में वृंदावन जाएंगे। ईरान ने ठोस ईंधन से संचालित रॉकेट अंतरिक्ष में भेजा। और क्रिकेट में डबलिन में 2 2020 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैचों की श्रृंखला के पहले मैच में भारत ने आयरलैंड को 7 विकेट से हराया। समाचार प्रभात में नवीन सक्सेना के साथ मैं विमलेंदु पांडे। देश के 75वें स्वाधीनता दिवस समारोह के उपलक्ष्य में आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत सरकार अनेक गतिविधियों का आयोजन कर रही है। इस अवसर को जन उत्सव के रूप में मनाते हुए आकाशवाणी समाचार स्वाधीनता संग्राम और उसके गौरवशाली इतिहास पर विशेष प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम प्रसारित कर रहा है। आज अमृत महोत्सव क्विज का 90वां प्रश्न। आज का प्रश्न है, स्वतंत्रता सेनानी मलप्पा धनशेट्टी, श्री कृष्ण सारदा, कुर्बान हुसैन और जगन्नाथ शिंदे महाराष्ट्र में किस आंदोलन से जुड़े थे? प्रश्न एक बार फिर सुन लें। स्वतंत्रता सेनानी मलप्पा धनशेट्टी, श्री कृष्ण सारदा, कुर्बान हुसैन और जगन्नाथ शिंदे महाराष्ट्र में किस आंदोलन से जुड़े थे? श्रोता अपने उत्तर व्हाट्सएप नंबर 8826546262 पर भेज सकते हैं या हमें इस पते पर ईमेल कर सकते हैं amritmahotsav@prasarbharati.gov.in। ईमेल पता एक बार फिर सुन लें, amritmahotsav@prasarbharati.gov.in। एक भाग्यशाली प्रतिभागी को विजेता चुना जाएगा और कल के समाचार प्रभात में उनके नाम की घोषणा की जाएगी। विजेता को प्रमाण पत्र और पुरस्कार दिया जाएगा। अब समाचार विस्तार से। विकसित देशों के समूह G7 का शिखर सम्मेलन जर्मनी में शुरू हो गया है। सम्मेलन में की गई प्रारंभिक घोषणाओं में जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए विकासशील देशों को $6 खरब की ढांचागत सहायता शामिल है। इसे चीन की बेल्ट एंड रोड योजना के प्रति पश्चिमी देशों के जवाब के रूप में देखा जा रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा है कि ये कोई सहायता या धर्मार्थ राशि नहीं है, बल्कि एक निवेश है। ये G7 देशों के लिए लाभदायक है। यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लायन ने कहा है कि G7 देश टिकाऊ और गुणवत्तापूर्ण ढांचे के लिए काम कर रहे हैं और वे जरूरतमंद देशों की मांग पर ध्यान देंगे। सम्मेलन शुरू होने से थोड़ी देर पहले ब्रिटेन ने घोषणा की कि वो अमेरिका, जापान और कनाडा के साथ रूस से सोने के नए आयात पर रोक लगाएगा ताकि रूस के खिलाफ प्रतिबंधों के आर्थिक प्रभाव कड़े किए जा सकें। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल जर्मनी के म्यूनिख में भारतीय समुदाय को संबोधित किया।
राष्ट्र की सफलता में प्रवासी भारतीयों की सराहना करते हुए उन्हें भारत के ब्रांड एम्बेसडर की तरह काम करने की सलाह दी। आप इंडिया की सक्सेस स्टोरी भी है और भारत की सफलताओं के ब्रांड एम्बेसडर भी है, और इसलिए मैं आप सब साथियों को, विश्व भर में फैले हुए मेरे भारतीय भाइयों बहनों को हमेशा कहता हूं कि आप राष्ट्रदूत है। सरकारी व्यवस्था में एक दो राजदूत होते हैं, मेरे तो करोड़ों राष्ट्रदूत हैं जो मेरे देश को आगे बढ़ाए। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत लोकतंत्र की जननी है। उन्होंने कहा कि संस्कृति, खान पान, पहनावा, संगीत और परंपराओं की विविधता हमारे लोकतंत्र को जीवंत बनाती है। हम भारतीय कहीं भी रहे अपनी डेमोक्रेसी पर गर्व करते हैं, और हिंदुस्तानी गर्व से कह सकता है कि भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी है। लोकतंत्र का हजारों वर्षों का हमारा इतिहास आज भी भारत के कोने कोने में जीवंत है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत में तकनीकी और डिजिटल क्रांति हो रही है। देश अब नवाचार युग में आगे बढ़ रहा है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, डिजिटल टेक्नोलॉजी में भारत अपना परचम लहरा रहा है। दुनिया में हो रहे रियल टाइम डिजिटल पेमेंट्स में से 40% ट्रांजैक्शन भारत में हो रहे हैं। आज भारत डेटा कंजम्पशन में नए रिकॉर्ड बना रहा है। भारत उन देशों में है जहां डेटा सबसे सस्ता है। श्री मोदी ने कहा कि सूचना प्रौद्योगिकी हो या डिजिटल टेक्नोलॉजी, भारत हर मोर्चे पर अग्रणी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि 21वीं शताब्दी का भारत उद्योग के चौथे चरण की क्रांति का नेतृत्व कर रहा है। उन्होंने कहा कि भारत में प्रत्येक 10 दिन में एक यूनिकॉर्न बन रहा है। प्रत्येक महीने 5000 पेटेंट के आवेदन किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G7 सम्मेलन के अवसर पर म्यूनिख में अर्जेंटीना के राष्ट्रपति अल्बर्टो फर्नांडीज से वार्ता की। दोनों नेताओं ने वाणिज्य और संस्कृति के क्षेत्र में संबंध और बढ़ाने के उपायों पर विचार किया। दो राष्ट्रों की मौजूदा यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री की ये पहली द्विपक्षीय बैठक थी। भारत और अर्जेंटीना के बीच संबंधों को वर्ष 2019 में बढ़ाकर कार्यनीतिक भागीदारी का रूप दिया गया था। दोनों देशों के बीच पिछले वर्षों में बहुआयामी संबंध मजबूत हुए हैं और राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग में वृद्धि हुई है। अर्जेंटीना में भारतीय दूतावास ने कहा है कि भारत ने 1943 में राजधानी ब्यूनस आयर्स में व्यापार आयोग की स्थापना की थी, जिसे 1949 में दक्षिण अमेरिका में भारत के पहले दूतावास के रूप में परिवर्तित किया गया। 2021 में अर्जेंटीना के साथ सबसे बड़े व्यापार भागीदारों में भारत का चौथा स्थान है। प्रधानमंत्री ने राष्ट्र के युवाओं से लोकतांत्रिक मूल्यों में विश्वास बनाए रखने का आह्वान किया है। आकाशवाणी से कल मन की बात कार्यक्रम में श्री मोदी ने देश में आपातकाल का जिक्र करते हुए कहा कि पूरे देश ने लोकतांत्रिक तरीके से ही आपातकाल से मुक्ति पाई। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में अंतरिक्ष के क्षेत्र में देश ने कई बड़ी उपलब्धियां हासिल की हैं। इनमें से एक उपलब्धि इन स्पेस नाम की एजेंसी स्थापित करना है। ये एजेंसी भारत के निजी क्षेत्र के लिए नए अवसरों को प्रोत्साहन दे रही है। श्री मोदी ने कहा कि इसने विशेष रूप से देश के युवाओं को आकर्षित किया है। शिवसेना के शिंदे गुट ने महाराष्ट्र विधानसभा उपाध्यक्ष द्वारा असंतुष्ट विधायकों को अयोग्य ठहराने के नोटिस को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी है। उच्चतम न्यायालय की अवकाश पीठ आज इस मामले की सुनवाई करेगी। श्री एकनाथ शिंदे ने याचिका में उपाध्यक्ष को दल बदल विरोधी कानून के अंतर्गत सदस्यों को अयोग्य ठहराने से रोकने का निर्देश देने की अपील की है। साथ ही उपाध्यक्ष को पद से हटाने से जुड़े प्रस्ताव पर फैसला होने तक विधायकों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करने को भी कहा है। याचिका में शिंदे के स्थान पर अजय चौधरी को शिवसेना विधायक दल का नेता नियुक्त किए जाने को भी चुनौती दी गई है।
श्री शिंदे और शिवसेना विधायक दल में उनके सभी समर्थकों के परिजनों को संबंधित अधिकारियों से सुरक्षा मुहैया कराने का निर्देश देने की भी अपील की गई है। फिलहाल श्री शिंदे 40 से अधिक असंतुष्ट विधायकों के साथ गुवाहाटी में हैं। स्थापना के बाद से अब तक के सबसे खराब संकट का सामना कर रही शिवसेना अपने चेहरे को और शर्मिंदगी से बचाने के लिए हर संभव कोशिश कर रही है। हालांकि उनके प्रयासों का कोई सकारात्मक परिणाम नहीं निकल रहा है। उच्च और तकनीकी शिक्षा मंत्री उदय सामंत कल रात गुवाहाटी में एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले गुट में शामिल हो गए। सामंत को आदित्य ठाकरे का करीबी माना जाता है। बागी विधायकों को अयोग्यता पर नोटिस का जवाब देने की समय सीमा आज शाम 5:30 बजे समाप्त हो रही है और इससे राहत पाने के लिए श्री शिंदे ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। महाराष्ट्र के गृह मंत्री के कार्यालय ने कहा है कि राज्य पुलिस अलर्ट पर है। इस बीच एकनाथ शिंदे ने कल रात एक नए ट्विटर पोस्ट में सवाल किया कि बाला साहब ठाकरे की शिवसेना उन लोगों का समर्थन कैसे कर सकती है जिनका मुंबई बम विस्फोट के दोषी दाऊद इब्राहिम के साथ संबंध है। इसलिए उन्होंने अन्य विधायकों के साथ विद्रोह किया, ऐसा उन्होंने कहा है। कुणाल शिंदे, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने राज्य के पुलिस महानिदेशक रजनीश सेठ को असंतुष्ट विधायकों के घर परिवार को समुचित पुलिस सुरक्षा प्रदान करने का निर्देश दिया है। राज्यपाल को शिवसेना के 38, प्रहार जनशक्ति पार्टी के 2 और 7 निर्दलीय विधायकों की ओर से ज्ञापन दिया गया था, जिसमें उनकी सुरक्षा वापस लिए जाने की बात कही गई थी। विधायकों ने राज्यपाल को पत्र लिखकर कहा था कि उनकी पुलिस सुरक्षा अवैध तरीके से वापस ली गई है। इससे पहले शिवसेना नेता एकनाथ शिंदे ने महाविकास अघाड़ी सरकार पर उनके साथ साथ पार्टी के 38 नेताओं और उनके परिवारों की सुरक्षा वापस लेने का आरोप लगाया था। इस बीच केंद्र सरकार ने कल शिवसेना के 15 असंतुष्ट विधायकों को Y+ श्रेणी की सुरक्षा दे दी। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के जवान उनकी सुरक्षा में तैनात रहेंगे। अहमदाबाद की एक अदालत ने एनजीओ कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड़ और गुजरात के पूर्व पुलिस महानिदेशक आरबी श्री कुमार को 2 जुलाई तक के लिए पुलिस हिरासत में भेज दिया है। उन पर वर्ष 2002 के गुजरात दंगों के मामले में निर्दोष व्यक्तियों को फंसाने के लिए झूठे साक्ष्य गढ़ने का मुकदमा दर्ज है। अहमदाबाद पुलिस ने शनिवार को दोनों को गिरफ्तार किया था। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। अहमदाबाद की मेट्रोपॉलिटन कोर्ट ने रविवार को अहमदाबाद क्राइम ब्रांच को एक्टिविस्ट तीस्ता सीतलवाड़ और गुजरात के पूर्व डीजीपी आरबी श्री कुमार से पूछताछ के लिए 2 जुलाई तक रिमांड दी है। क्राइम ब्रांच ने सीतलवाड़ की 14 दिन की रिमांड की मांग करते हुए कहा था कि वह जांच के दौरान पुलिस को सहयोग नहीं कर रही है। इस बीच गुजरात सरकार ने रविवार को तीस्ता सीतलवाड़, पूर्व आईपीएस अधिकारी आरबी श्री कुमार और संजीव भट्ट की भूमिका की जांच के लिए एक विशेष जांच दल SIT बनाने का फैसला किया है। 2002 के दंगों के संबंध में झूठी गवाही देने के लिए उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। इनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट हालिया निर्देशों के अनुसार मामले की जांच की जाएगी। योगेश पंड्या, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचारों पर। विकसित देशों के समूह G7 का शिखर सम्मेलन जर्मनी के शुरू प्रारंभिक घोषणाओं में जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए विकासशील देशों को $6 खरब की ढांचागत सहायता की घोषणा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जर्मनी के म्यूनिख में भारतीय समुदाय को संबोधित किया। राष्ट्र की सफलता में प्रवासी भारतीयों की सराहना करते हुए उन्हें भारत के ब्रांड एम्बेसडर की तरह काम करने की सलाह दी। प्रधानमंत्री मोदी ने G7 शिखर सम्मेलन के अवसर पर म्यूनिख में अर्जेंटीना के राष्ट्रपति अल्बर्टो फर्नांडिस से वार्ता की। महाराष्ट्र में शिवसेना के शिंदे गुट ने असंतुष्ट विधायकों को अयोग्य ठहराने के विधानसभा उपाध्यक्ष के नोटिस को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने राज्य के पुलिस प्रमुख से असंतुष्ट विधायकों के घर परिवार को समुचित सुरक्षा प्रदान करने को कहा। अहमदाबाद की एक अदालत ने झूठे सबूत पेश करने और षड्यंत्र रचने के आरोप में एनजीओ कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड़ और गुजरात के पूर्व पुलिस महानिदेशक आरबी श्री कुमार को 2 जुलाई तक पुलिस हिरासत में भेजा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज उत्तर प्रदेश में वृंदावन जाएंगे। ईरान ने ठोस ईंधन से संचालित रॉकेट को अंतरिक्ष में भेजा। और क्रिकेट में डबलिन में 2 2020 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैचों की श्रृंखला के पहले मैच में भारत ने आयरलैंड को 7 विकेट से हराया।
क्या आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं? आपके लिए ऑल इंडिया रेडियो लाया है प्रोग्राम अभ्यास, एक ऐसा कार्यक्रम जहां हमें आप प्रश्न भेजते हैं व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर या फिर ईमेल करते हैं abhyas.airnews@gmail.com पर और हमारे एक्सपर्ट देते हैं आपके प्रश्नों के उत्तर हर शनिवार रात 9:30 बजे। इस वर्ग का विषय है आधुनिक इतिहास यानी कि मॉडर्न हिस्ट्री और आपके सवाल प्राप्त करने की अंतिम तारीख 29 जून। आपका अभ्यास हमारा प्रयास। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज उत्तर प्रदेश के मथुरा में वृंदावन जा रहे हैं। वे वहां कृष्ण कुटीर के निवासियों से मुलाकात करेंगे। एक रिपोर्ट। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के दौरे के मद्देनजर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। राष्ट्रपति का हेलीकॉप्टर बेसहारा महिलाओं के आश्रम कृष्णा कुटीर के पास बने हेलीपैड पर सुबह 10 बजे के करीब पहुंचेगा। यहां उनका स्वागत उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। इसके बाद राष्ट्रपति सीधे बांके बिहारी मंदिर में दर्शन के लिए रवाना हो जाएंगे। दर्शन के बाद राष्ट्रपति वापस कृष्णा कुटीर पहुंचेंगे और वहां रह रही महिलाओं से मुलाकात करेंगे। बेसहारा महिलाओं से मुलाकात के अलावा राष्ट्रपति आश्रम में आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत हो रहे कार्यों को भी जानेंगे और महिलाओं द्वारा बनाए गए उत्पाद भी देखेंगे। आकाशवाणी समाचार के लिए सुशील चंद्र तिवारी। विपक्षी दलों की ओर से राष्ट्रपति पद के प्रत्याशी यशवंत सिन्हा आज अपना नामांकन भरेंगे। अगले महीने होने वाले राष्ट्रपति चुनाव के सिलसिले में आज दिल्ली में विपक्ष के नेताओं की बैठक भी होगी। राष्ट्रपति चुनाव के लिए यशवंत सिन्हा के नामांकन के अवसर पर कई विपक्षी नेताओं के आज संसद भवन में उपस्थित रहने की संभावना है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की ओर से राष्ट्रपति पद की प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू ने शुक्रवार को अपना नामांकन दाखिल किया था। राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान 18 जुलाई को होगा, जबकि मतगणना 21 जुलाई को होगी। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी आज राजस्थान में 1357 करोड़ रुपए की लागत वाली 9 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे और आधारशिला रखेंगे। ये कार्यक्रम वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से होगा। आज जिन परियोजनाओं का शुभारंभ किया जाएगा उनमें श्रीगंगानगर जिले में 753 करोड़ रुपए की 2 लेन वाली सड़क का निर्माण शामिल है। इसके अलावा बीकानेर सूरतगढ़ खंड पर राष्ट्रीय राजमार्ग 62 को जोड़ने वाले 4 लेन के फ्लाईओवर और सड़क का निर्माण भी किया जाएगा। इससे लोगों का आवागमन आसान होगा और दुर्घटनाओं को रोकने में भी मदद मिलेगी। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि कपड़ा उद्योग अगले 5 वर्षों में बढ़कर 20 लाख करोड़ रुपए पर पहुंचने की संभावना है। श्री गोयल ने कल तिरुपुर में नेताजी वस्त्र केंद्र का दौरा किया और कपड़ा उद्यमियों से बातचीत की। उन्होंने कहा कि देश का वस्त्र निर्यात 5 वर्ष में 10 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच जाएगा। केरल विधानसभा का सत्र आज से शुरू हो रहा है। 1 महीने तक चलने वाले सत्र में वर्तमान वित्त वर्ष के बजट में अनुदान मांगों पर चर्चा होगी। केरल वित्त विधेयक 2022 और अन्य महत्वपूर्ण विधेयकों पर भी चर्चा होने की संभावना है। ईरान ने ठोस ईंधन संचालित अंतरिक्ष में छोड़ा है। इसे एक बार फिर सुन लीजिए। ईरान ने ठोस ईंधन संचालित रॉकेट अंतरिक्ष में छोड़ा है। ईरान के रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता अहमद हुसैनी ने कहा कि 25.5 मीटर लंबा रॉकेट जुलजना 220 किलोग्राम का उपग्रह ले जाने में सक्षम है। इससे पृथ्वी की निचली कक्षा में आंकड़े एकत्र करने और ईरान के अंतरिक्ष उद्योग को प्रोत्साहित करने में मदद मिलेगी। जुलजुला नाम इमाम हुसैन के घोड़े के नाम पर दिया गया है। ईरान के इस अभियान पर अमेरिका ने प्रतिक्रिया व्यक्त की है। इसे विश्व शक्तियों के साथ परमाणु मुद्दे पर ईरान की अवरुद्ध वार्ता बहाल होने से पहले एक रुकावट के रूप में देखा जा रहा है। अमेरिका ने कहा है कि उसे ईरान की घोषणा की जानकारी है। उसने ईरान के इस कदम को असहयोगपूर्ण और अस्थिरता पैदा करने वाला बताया है। मणिपुर प्रौद्योगिकी संस्थान के 37 विद्यार्थियों और अध्यापकों का एक दल एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान के अंतर्गत मध्य प्रदेश के दौरे पर है। इस दौरान ये दल विभिन्न सांस्कृतिक, शैक्षणिक और सामाजिक गतिविधियों में भाग लेगा। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। मणिपुर के भ्रमण दल की मेजबानी करने वाले इंदौर के आईपीएस एकेडमी, इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग
एंड साइंस की प्राचार्य डॉक्टर अर्चना कीर्ति चौधरी ने बताया कि मणिपुर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के प्रख्यात स्कूलों के लगभग 40 छात्रों का उनके शिक्षकों के साथ 7 दिवसीय दौरे का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें छात्रों को मध्य प्रदेश की संस्कृति, भोजन, पोशाक आदि के बारे में जानने का अवसर मिलेगा। इस यात्रा के दौरान छात्र परस्पर बातचीत के माध्यम से अपनी संस्कृति को साझा कर सकेंगे। एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान के स्थानीय संयोजक प्रोफेसर रूपेश दुबे ने बताया कि प्रदेश की संस्कृति और सभ्यता से परिचित कराने के लिए मणिपुर से आए इस दल को इंदौर के साथ साथ मांडू, ओंकारेश्वर, उज्जैन और महेश्वर जैसे ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व के स्थलों का भ्रमण भी कराया जाएगा। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी की विशेष प्रस्तुति आजादी का सफर। आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी समाचार के साथ एक राष्ट्र का उदय। भारत का गौरवशाली स्वतंत्रता संग्राम आधुनिक विश्व में घटित महानतम संघर्षों में एक है। आकाशवाणी समाचार प्रत्येक दिन ला रहा है इस स्वतंत्रता आंदोलन की एक झलक। आज की कड़ी में हम स्वतंत्रता सेनानी राजनारायण मिश्र को याद कर रहे हैं, जिन्हें 27 जून 1944 को मृत्यु दंड सुनाया गया था। उत्तर प्रदेश में लखीमपुर खीरी के भीष्मपुर के निवासी राजनारायण भारत छोड़ो आंदोलन के सेनानी थे। वे 14 अगस्त 1942 को महमूदाबाद रियासत में हुई थानेदार की हत्या में शामिल थे। उन्होंने जिले में अंग्रेजी हुकूमत के कई प्रतिष्ठानों में तोड़फोड़ की कार्रवाई में भी भाग लिया था और क्रांतिकारी गतिविधियों के लिए गुप्त रूप से हथियार जमा किए थे। पुलिस राजनारायण को उनके गांव से नहीं पकड़ पाई और उन्हें भगोड़ा घोषित कर दिया और साथ ही उन्हें पकड़ने पर इनाम की भी घोषणा की गई। राजनारायण भेष बदलकर मध्य प्रदेश पहुंचे, लेकिन एक विरोध रैली में भाग लेने पर उन्हें 2 महीने के लिए गिरफ्तार कर लिया गया। आंदोलन में भाग लेने के लिए उन्हें किसी अन्य नाम से 6 महीने बॉम्बे जेल में काटने पड़े। आखिर राजनारायण मिश्र को पहचान लिया गया और मेरठ से गिरफ्तार किया गया। उस समय वे गांधी आश्रम के एक कार्यकर्ता के निवास पर ठहरे हुए थे। उन्हें वापस खीरी लाया गया और हत्या और तोड़फोड़ के लिए हथियार कानून के तहत मुकदमा चलाया गया। सत्ताईस जून 1944 को राजनारायण को मृत्यु दंड सुनाया गया और लगभग 5 महीने बाद 9 दिसंबर 1944 को लखनऊ जेल में उन्हें फांसी दे दी गई। उस समय उनकी उम्र मात्र 24 वर्ष थी। इस महान स्वतंत्रता सेनानी को हमारा नमन। आज हम स्वतंत्रता सेनानी अश्विनी गुहा को भी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं, जिनका निधन 1934 में 27 जून को हुआ था। उन्नीस 1906 में जन्मे गुहा चटगांव के एक हाई स्कूल में शिक्षक थे। क्रांतिकारियों के सूर्य सेन समूह को संगठित करने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। चटगांव शस्त्रागार हमले के बाद उन्होंने क्रांतिकारियों को हथियार भी उपलब्ध कराए। गुहा को 25 अप्रैल 1931 को गिरफ्तार कर लिया गया और प्रेसिडेंसी जेल, हिजली कैंप जेल और मिदनापुर सेंट्रल जेल में रखा गया। उन्हें मानसिक रूप से अस्वस्थ घोषित कर 20 फरवरी 1934 को बिना शर्त रिहा कर दिया गया। 27 जून 1934 को अश्विनी गुहा की मृत्यु हो गई। इस महान स्वतंत्रता सेनानी को हमारा नमन। आज हम राष्ट्रवादी मूल सिंह का भी स्मरण कर रहे हैं, जिनका निधन 27 जून 1925 को हुआ था। मूल सिंह लायलपुर जिले के जरानवाला के रहने वाले थे, जो अब पाकिस्तान में है। 1922 में अमृतसर में गुरु का बाग मोर्चा में
लोगों पर अत्याचार की खबर सुनकर उन्होंने अंग्रेजों की नौकरी से इस्तीफा दे दिया। मूल सिंह ने 1924 में अंग्रेजों के खिलाफ लाहौर के भाई फेरू गुरुद्वारा संगत साहिब तक निकाले गए जत्थे में भाग लिया। पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया और 2.5 वर्ष के कठोर कारावास की सजा दी। मूल सिंह को हिरासत में क्रूर यातनाएं दी गईं। हिरासत में ही 27 जून 1925 को उनकी मृत्यु हो गई। उस समय उनकी उम्र 40 वर्ष थी। इस महान देशभक्त को हमारा कोटि-कोटि नमन। आज हम शहीद मारबी सिंह को भी याद कर रहे हैं, जिनकी आज पुण्यतिथि है। उन्होंने 1857 की आजादी की पहली लड़ाई में भाग लिया था। मारबी सिंह ने विदेशी शासन से मुक्ति के लिए बॉम्बे प्रेसिडेंसी में स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया। उन्होंने उस क्षेत्र के क्रांतिकारियों को हथियार भी मुहैया कराए। ब्रिटिश सैनिकों द्वारा उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और अंग्रेजी शासन के खिलाफ विद्रोह और राजद्रोह के आरोप में उन पर मुकदमा चलाया गया। उन्हें कारावास की सजा सुनाई गई और अंडमान द्वीप भेज दिया गया। अंडमान में कारावास में ही 27 जून 1859 को उनका निधन हो गया। देश की माटी के इस महान सपूत को हमारा शत-शत नमन। और अब आजादी का सफर आकाशवाणी समाचार के साथ श्रृंखला की आज की ये कड़ी यहीं संपन्न होती है। कल फिर मिलेंगे अगली कड़ी के साथ। डबलिन में 2 2020 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैचों की श्रृंखला के पहले मैच में भारत ने आयरलैंड को 7 विकेट से हरा दिया है। श्रृंखला का दूसरा और अंतिम मैच मंगलवार को डबलिन में ही खेला जाएगा। नवीन, अब बताएं कि आज के समाचार पत्रों में क्या विशेष है। विमलेंदु लोकसभा की 2 और विधानसभाओं की 7 सीटों के उपचुनाव परिणाम अखबारों की बड़ी खबर है। जनसत्ता की सुर्खी है रामपुर और आजमगढ़ में भाजपा का डंका, संगरूर में आम आदमी पार्टी हारी। लोकसत्ता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम का उल्लेख करते हुए शीर्षक दिया है, आने वाली पीढ़ियां आपातकाल को कभी नहीं भूलेंगी। प्रधानमंत्री ने कहा, जल संरक्षण दिशा में काम करना जरूरी। हरिभूमि की सुर्खी है, फिर सक्रिय हुआ दक्षिण पश्चिम मानसून। दिल्ली में आंधी तूफान के साथ आज प्रवेश कर सकता है मानसून। 28 से 4 दिन तक होगी बरसात। 30 जून से 6 जुलाई के बीच देश के सभी हिस्सों पर होगी इंद्रदेव की कृपा। राजस्थान के प्राइवेट स्कूलों में फीस बढ़ोतरी पर राजस्थान पत्रिका का शीर्षक है, 55 लाख से अधिक बच्चे प्राइवेट से सरकारी स्कूलों में जाने को मजबूर। 10 से 25% तक बढ़ी फीस ने अभिभावकों में बढ़ाई बेचैनी। महंगी स्टेशनरी और ट्रांसपोर्ट फीस के कारण 12 लाख से अधिक बच्चे नहीं लौटे स्कूल। बुलेटिन समाप्त होने से पहले अमृत महोत्सव क्विज का आज का प्रश्न एक बार फिर सुन लीजिए। स्वतंत्रता सेनानी मल्लप्पा धनशेट्टी, श्री कृष्ण सारदा, कुर्बान हुसैन और जगन्नाथ शिंदे महाराष्ट्र में किस आंदोलन से जुड़े थे? आप अपने उत्तर व्हाट्सएप नंबर 8826546262 पर भेज सकते हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विकसित देशों के समूह G7 का शिखर सम्मेलन जर्मनी में शुरू। प्रारंभिक घोषणाओं में जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए विकासशील देशों को $6 खरब की ढांचागत सहायता की घोषणा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जर्मनी के म्यूनिख में भारतीय समुदाय को संबोधित किया। राष्ट्र की सफलता में प्रवासी भारतीयों की सराहना करते हुए उन्हें भारत के ब्रांड एम्बेसडर की तरह काम करने की सलाह दी। प्रधानमंत्री मोदी ने G7 शिखर सम्मेलन के अवसर पर म्यूनिख में अर्जेंटीना के राष्ट्रपति अल्बर्टो फर्नांडीज से वार्ता की। महाराष्ट्र में शिवसेना के शिंदे गुट ने असंतुष्ट विधायकों को अयोग्य ठहराने के विधानसभा उपाध्यक्ष के नोटिस को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी। और महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने राज्य के पुलिस प्रमुख से असंतुष्ट विधायकों के घर परिवार को समुचित सुरक्षा प्रदान करने को कहा। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।